ओके, द नेक्स्ट वन इज सेरेबेलम। सेरेबेलम क्या है? सेरेबेलम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ द ब्रेन विच आर इन्वॉल्व इन द मॉड्यूलेशन ऑफ डिफरेंट मोटर एक्टिविटी। अगर आप कोई मोटर एक्टिविटी करते हो तो उसकी मॉड्यूलेशन होती है, फिर जो है आप वो परफॉर्म करते हैं। सो सेरेबेलम इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ ब्रेन जो कि मोटर एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करते हैं। अब सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी थोड़ी सी एनाटमी। ठीक है, एनाटमी में हमने इसको डिवाइड कर किया है इनटू 3 पार्ट्स, हेमिस्फेयर, वर्मस एंड फ्लाकुलोनोड्यूलर लैब। अगर हम देखते हैं डायग्राम में, ये अब क्या हो गया, ये हेमोस्फेयर हो गया, ये भी हेमोस्फेयर हो गया, और जो सेंट्रल पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज वर्मस, दिस इज योर वर्मस। और नीचे जो पड़ा हुआ है इन्फीरियर पोस्टीरियर लेटरली प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज फ्लाकुलोनोड्यूलर लोब। ठीक है, ये वाला। अच्छा, जो प्राइमरी फिशर है वो सेपरेट करता है वर्मस को फ्रॉम द हेमिस्फेयर्स, और पोस्टीरियर लेटरल फिशर है वो सेपरेट करता है फ्लाकुलोनोड्यूलर को फ्रॉम द हेमिस्फेयर्स। ये डायग्राम में शो है ऑलरेडी। अच्छा, नाउ जो आपके हेमिस्फेयर्स है दो, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज सेरेब्रो। ठीक है, सेरेब्रो सेरेबेलम। सेरेब्रो सेरेबेलम मीन्स कि इट इज कंट्रोल फ्रॉम सेरेबेलम, फ्रॉम द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रो सेरेबेलम। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा है जो हेमिस्फेयर्स है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज सेरेब्रो सेरेबेलम। वर्मस इज आल्सो कॉल्ड एज स्पाइनो सेरेबेलम, मीन्स स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल्स आएंगे इनटू द वर्मस। एंड फ्लाकुलोनोड्यूलर इज आल्सो कॉल्ड एज वेस्टिबुलो सेरेबेलम। वेस्टिबुलर सिस्टम आपका जो है वो हमेशा इन्वॉल्व है इन द बैलेंस, मीन्स कि फ्लाकुलोनोड्यूलर इज एसोसिएटेड विद बैलेंस। ओके, नाउ अगर हम फंक्शन देखते हैं, व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ हेमिस्फेयर? इट इज इन्वॉल्व इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ लिम्स। ओके, लिम्स के कोऑर्डिनेशन में ये इन्वॉल्व हैं। और जो वर्मस है आपका दैट इज इन्वॉल्व इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्सियल मसल्स। एक्सियल मसल्स आपके सारे जो पोस्चर को, गेट को कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्सियल मसल्स। और जो फ्लाकुलोनोड्यूलर है दैट इज इन्वॉल्व इन द आई मूवमेंट। ओके, आई मूवमेंट में मीन्स बैलेंस के साथ इन्वॉल्व है। नाउ अगर जो आपका हेमिस्फेयर है इसकी लीजन्स हो, व्हाट विल हैपन टू इट? लिम्स को इन्वॉल्व कर रहा है, सो इट विल कॉज लिम्ब एटेक्सिया। ठीक हो गया। वर्मस जो है एक्सियल मसल को कॉज कर रहा है, इट विल लीड्स टू ट्रंकल एटेक्सिया। अच्छा, लिम्ब एटेक्सिया में कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे? इंटेंशन ट्यूमर्स, ट्रेमर, सॉरी ट्यूमर्स नहीं, डिसमेट्रिया एंड dysdiadochokinesia. Now what is intention tumor? Intention tumor is the trembling moment when you make a movement. Trembling when you make a movement. Dysmetria, undershoot or overshoot with fingers. Dysdiadochokinesia, when you cannot perform alternate rapid movements. ठीक है, अगर आप alternate movement को परफॉर्म नहीं कर सकते, that is called as dysdiadochokinesia. अब अगर वर्मस की लीजन है, what will happen to you? It will like there will be a lack of coordination while walking, that is called as gait ataxia, and there will be difficulty in maintaining posture while seated. अगर बैठे हुए हैं तो posture को आप नहीं कर सकेंगे maintain, that is called as postural ataxia. So truncal ataxia में gait ataxia and postural ataxia होगा। ओके, अगर फ्लाकुलोनोड्यूलर की लीजन है तो उसमें क्या होगा? उसमें दोनों गेट एटेक्सिया, पोस्चरल एटेक्सिया जो ऊपर वर्मस में हो रहे थे, ये दोनों एटेक्सिया होंगे, ये दोनों गेट एंड पोस्चरल एटेक्सिया, और साथ में रिपीटेटिव अनकंट्रोलेबल आई मूवमेंट होंगे कॉल्ड एज निस्टैग्मस। सो इस तरह दोनों को हम डिफरेंशिएट करेंगे। अगर निस्टैग्मस है तो मीन्स फ्लाकुलोनोड्यूलर लोब जो है वो इन्वॉल्व है आपका। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम स्ट्रक्चर को देखते हैं, डीप न्यूक्लियाई प्रेजेंट है इन द सेरिबेलम। कौन कौन से हैं डीप न्यूक्लियाई? दैट इज कॉल्ड एज, अगर हम निमोनिक देखते हैं, डोंट ईट ग्रीसी फूड। डी से डेंटेट, ई से एम्बोलिफॉर्म, जी से ग्लोबोज, एफ से फेस्टेजियल। ये कहाँ है? लेटरल से अगर हम मीडियल लाते हैं, डायग्राम में अगर हम देखते हैं, दिस इज डेंटेट। ओके, ये आपका लेटरल साइड है, ये आपका मीडियल साइड है। ठीक है, डेंटेट, फिर ग्लोबोज, एम्बोलिफॉर्म एंड फेस्टेजियल। तो इस तरह हम लेटरली से मीडियल अगर आते हैं, डोंट ईट ग्रीसी फूड। अब सेरिबेलम में क्या होते हैं? पिडंकल्स होते हैं। व्हाट इज पिडंकल? पिडंकल ऑल द एक्सॉन्स जो सेरिबेलम से निकलते हैं या अंदर दाखिल होते हैं वो पास होते हैं थ्रू सेरिबेलर पेडंकल। ठीक है, सो देर आर 3 पेडंकल। नंबर फर्स्ट इज सुपीरियर पेडंकल, मिडिल पेडंकल एंड इन्फीरियर पेडंकल। ठीक है, सुपीरियर पेडंकल में हमारे पास एक्सॉन जो है एग्जिट कर रहे हुए फ्रॉम द सेरिबेलम। ठीक है, मीन इट इज एग्जिट पॉइंट कॉल्ड एज सुपीरियर पेडंकल। जो मिडिल एंड इन्फीरियर पेडंकल है दैट इज इनपुट टू सेरिबेलम, मतलब सेरिबेलम में एक्सॉन इंटर कर रहे हैं, दैट विल एंटर थ्रू दिस टू। सुपीरियर से हमारे पास कौन से फाइबर निकलेंगे? सेरिबेलो थैलेमिक। जाहिर सी बात है आउट फ्रॉम द, ये अगर आपका है सेरिबेलम
ठीक है, इससे निकल रहे हैं इनटू द थैलेमस, सो दिस इज कॉल्ड एज सेरेबेलो थैलेमिक। क्यों? क्योंकि एग्जिट कर रहे हैं ना सुपीरियर में। मैंने आप लोग पढ़ाया कि सेरेबेलम से फाइबर अगर बाहर निकल रहे हैं तो वो सुपीरियर थैलेमाई से होंगे। सो कौन से फाइबर होंगे? जो सुपीरियर पेडंकल से होंगे, सेरेबेले थैलेमिक। मिडल से आएंगे कॉर्टिको पोंटाइन सेरिबेलर, कॉर्टेक्स से आएंगे ये फाइबर्स, ठीक है। और इन्फीरियर में कौन से हैं? स्पाइनो सेरेबेलम, जो स्पाइनल कॉर्ड से आ रहे हैं इनटू द सेरेबेलम। ओके, अच्छा, अब इनके फंक्शंस क्या है सुपीरियर एंड मिड, जो ट्रैक्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाए, सेरेबेलो थैलेमिक, कॉर्टिको पोंटाइन सेरिबेलर एंड स्पाइनो सेरिबेलम। अगर हम देखते हैं ये आपके हैं, ठीक है, ये रेड में जो है एग्जिट कर रहा है, ठीक है, ये वाला। सो ये कौन सा सुपीरियर पेडंकल होगा? सुपीरियर पेडंकल से एग्जिट कर रहा है, कॉल्ड इज सेरेबेलो थैलेमिक फाइबर, ठीक है, जो रेड में है सेरेबेलो थैलेमिक है। स्पाइनल कॉर्ड से जो नीचे आ रहे हैं ये फाइबर, कॉल्ड इज स्पाइनो सेरिबेलर। सो ये इंटर कर रहे हैं थ्रू इन्फीरियर पेडंकल, ओके, इन्फीरियर पेडंकल के थ्रू इंटर कर रहे हैं टू द सेरेबेलम। द नेक्स्ट वन इज कॉर्टिकोपोंटाइन सेरिबेलर, दिस इज कॉर्टिकोपोंटाइन सेरिबेलर ट्रैक, ये इंटर करेगा थ्रू मिडल पेडंकल। ओके, सो ये चीज़ें तो आप लोगों ने याद रखनी है। अब इनके फंक्शंस क्या है? ओके, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ एक मोटर एक्टिविटी से। आपके सामने एक कप पड़ा हुआ है, आपने इस कप को उठाना है, तो इसमें सेरेबेलम का क्या रोल है? ठीक है, अच्छा, इसमें सेरेबेलम का रोल ये है कि अगर आपने एक कप को उठाना है, ठीक है, तो आप एक इंटेंशन लेके आते हैं कि मैंने ये काम करना है, ठीक है। सो ये इंटेंशन जो है आपके मोटर कॉर्टेक्स से एक इंटेंशन आती है थ्रू दिस पाथवे, इस पाथवे से एक इंटेंशन आई है कि आपने इस कप को उठाना है, वो आ गया इनटू द सेरिबेलम। ओके, अच्छा, नेक्स्ट पार्ट आपके ब्रेन ने क्या करना है? आपके ब्रेन ने यह करना है कि डिटेक्ट करना है कि आपका हैंड एट दिस मोमेंट कहाँ पे पड़ा हुआ है, मीन्स आपके हैंड का प्रोप्रियसेप्शन कहाँ पे है, वेयर इज़ द प्रोप्रियसेप्शन ऑफ योर हैंड, आपका लोकेशन क्या है। सो वो क्या करेगा, वो स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक जो है वो क्या करेगा, प्रोप्रियसेप्शन इन करेगा इनटू योर सेरिबेलम, ठीक है, ये हो गया। फिर आपका जो सेरिबेलम है इस प्रोप्रियसेप्शन को प्रोग्रेस करेगा, ठीक है, आगे की तरफ लेके जाएगा थ्रू द सेरिबेलो थैलेमिक ट्रैक। इस ट्रैक से क्या करेगा, प्रोप्रियसेप्शन जो है आउट करेगा टू कॉर्टेक्स, मोटर कॉर्टेक्स। फिर मोटर कॉर्टेक्स जो है जाके मसल को एक्शन देगा, सेंसरी सेंसेशन लेके जाएगा, तो वो आप जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म करोगे और कप को उठाओगे, ठीक है। सबसे पहले आपने इंटेंशन की, आपके कॉर्टेक्स से सेरिबेलम में इंटेंशन आई टू परफॉर्म दिस मोमेंट। फिर स्पाइनल कार्ड से प्रोप्रियसेप्शन आया कि आपका हैंड जो है अब यहाँ पे पड़ा हुआ है, वो प्रोप्रियसेप्शन सेरेबेलम से गया आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जो मोटर कॉर्टेक्स है वहाँ पे। फिर मोटर कॉर्टेक्स से एक्टिविटी आ गई टू परफॉर्म दिस मोमेंट, ठीक है। सो ये इसका मोमेंट है। तो सबसे पहले इंटेंशन आया, फिर प्रोसेप्टिव इन हो गया, फिर प्रोसेप्टिव आउट हो गया। आई थिंक समझ आ गई होगी। ओके, द नेक्स्ट वन इज बेजल गैंग्लिया। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेजल गैंग्लिया भी मोटर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ठीक है। अब वो कौन सी एक्टिविटीज़ है? जिस तरह सेरेबेलम इन्वॉल्व है इस तरह मोटर बेजल गैंग्लिया भी इन्वॉल्व है। ये क्या करते हैं, आपके मूवमेंट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा पाथवे इन्वॉल्व है, वो भी पढ़ाएंगे हम आपको, ठीक है। सो सबसे पहले व्हाट इज स्ट्राइएटम? स्ट्राइएटम इज कंपोज्ड ऑफ पोटामेन प्लस कॉर्डेट, ओके, कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड पोटामेन न्यूक्लियस। लेंथ ऑफ एम इज पोटामेन प्लस ग्लोबस पेलिडस, ठीक है। अब मैं डायग्राम से समझाता हूँ। ये रहा आपका कॉर्डेट, कॉर्डेट न्यूक्लियस, ठीक है। ये है आपका प्यूटामेन, फिर ये ग्लोबस पेलिडस। सो पोटामेन प्लस ग्लोबस पेलिडस इज कॉल्ड एज लेंटिफॉर्म और पोटामेन प्लस कॉर्डेट इज कॉल्ड एज स्ट्राइएटम, ओके। सो ये एनाटॉमी आपने याद रखनी है। अच्छा, अब इसमें दो पाथवे इन्वॉल्व होते हैं। नंबर फर्स्ट वन इज डायरेक्ट पाथवे, द सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट पाथवे। डायरेक्ट पाथवे में डोपामिन के कौन से रिसेप्टर होते हैं? D1 रिसेप्टर, ठीक है, और इनडायरेक्ट में D2 रिसेप्टर। डायरेक्ट पाथवे मोशन की एक्टिविटी मोमेंट को क्या करता है, इंक्रीज करता है, मतलब एक्साइटेट करता है मोमेंट को, और इनडायरेक्ट मोमेंट को डिक्रीज करता है। अब इनमें दो न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व है इस पाथवे में। एक इन्वॉल्व है ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर, वो क्या करता है, स्टिमुलेशन, स्टिमुलेटरी है, और गाबा कौन सा है, इनहिबिटरी है, ठीक है। ओके, सो इन दोनों पाथवे को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले कॉर्टेक्स से एक सिग्नल आएगा इनटू द स्ट्राइएटम। स्ट्राइएटम है कॉर्डेट प्लस पोटामेन के न्यूक्लियाई, यहाँ से रिलीज होते हैं ग्लूटामेट। ग्लूटामेट क्या करता है, स्ट्राइएटम को एक्टिवेट करता है। क्यों? क्योंकि एक्साइटेटरी है ग्लूटामेट। अब स्ट्राइएटम क्या करता है, गाबा को रिलीज करता है, ठीक है। गाबा क्या है, इनहिबिटरी है। अब गाबा क्या करेगा, ग्लोबस पेलिडस को इनहिबिट करेगा। अब सबसे पहले ये अगर इसने इनहिबिट किया ग्लोबस पेलिडस इंटरनम को, अच्छा मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया कि ग्लोबस पेलिडस भी पैर दो है, ये है ग्लोबस पेलिडस इंटरनम,
और ये है ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नम, 2 पार्ट है इसके। सो अगर गाबा ने ग्लोबस पैलिडस इंटरनम को क्या किया, इनहिबिट किया, मींस कि ये क्या करेगा, गाबा को ये नॉर्मली रिलीज करता है गाबा को, ठीक है। अगर जीपीआई इंटरनम इनहिबिट है सो गाबा का रिलीज क्या होगा, डिक्रीज होगा, देयर विल बी लेस रिलीज ऑफ द गाबा। सो अगर गाबा कम रिलीज हो रहा है, गाबा नॉर्मली क्या है, इनहिबिटरी है, सो ये नॉर्मली थैलेमस को इनहिबिट कर रहा है, लेकिन इसकी अगर रिलीज कम हो रही है तो थैलेमस क्या होगा, एक्टिवेट होगा। ओके, सो अगर थैलेमस एक्टिवेट हो रहा है द मोमेंट विल बी इंक्रीज्ड। ओके, दिस पाथवे इज कॉल्ड एज डायरेक्ट पाथवे। ओके, नाउ लेट्स कम टू द इनडायरेक्ट पाथवे। इनडायरेक्ट पाथवे में भी सेम है, गाबा आया, ठीक है, गाबा ने क्या इनहिबिट किया ग्लोबस पैलिडम एक्सटर्नम को। अगर इनहिबिट किया तो गाबा की रिलीज कम होगी। अब गाबा क्या है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, इसने नॉर्मली क्या करना है, सब थैलेमिक न्यूक्लियस को इनहिबिट करना है, लेकिन अगर इसका रिलीज कम हो रहा है तो ये क्या करेगा, सब थैलेमिक न्यूक्लियाई को एक्टिवेट करेगा। ओके हो गया, अगर एक्टिवेट कर रहा है तो ये सब थैलेमिक न्यूक्लियाई रिलीज करते हैं ग्लूटामेट को, सो ग्लूटामेट का रिलीज ज़्यादा होगा। ओके, अब ग्लूटामेट क्या है, एक्साइटेटरी है, सो जीपीआई जो है, जो ग्लोबस पैलिडस इंटरनम है, वो ज़्यादा एक्टिवेट होगा, ठीक है। अगर वो ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है वो ज़्यादा गाबा रिलीज करेगा, अगर ज़्यादा गाबा रिलीज कर रहा है थैलेमस इनहिबिट होगा, क्यों, क्योंकि ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। सो अगर थैलेमस इनहिबिट हो रहा है तो उससे क्या होगा कि मोमेंट्स जो है आपके, मोशन जो है वो डिक्रीज होंगे, सो मोमेंट आपके डिक्रीज होंगे। सो इनडायरेक्ट पाथवे में मोमेंट इस तरह डिक्रीज होते हैं, ठीक है। अगर समझ नहीं आई है दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को बैक करके, ठीक है। ओके, सो एक पाथवे है कॉल्ड एज नाइग्रो स्ट्राइएटल पाथवे। नाइग्रो से हमारे पास है सब्सटेंशिया नाइग्रा, स्ट्राइएटम से कॉर्डेट प्लस ब्यूटामिन, पाथवे से पाथवे, ये एक डोपामिनर्जिक पाथवे है। सब्सटेंशिया नाइग्रा रिलीज करते हैं डोपामिन, डोपामिन एक्टिवेट करते हैं D1 रिसेप्टर को। हमने पढ़ा कि D1 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, डायरेक्ट पाथवे में। अब डायरेक्ट पाथवे स्टिमुलेट हो गया, सो अगर डायरेक्ट पाथवे स्टिमुलेट हो गया तो उससे जो है मोमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, देयर विल बी इंक्रीज इन द मोमेंट। और जो D2 को अगर एक्टिवेट किया तो D2 रिसेप्टर इनडायरेक्ट पाथवे में है, सो अगर इनडायरेक्ट पाथवे में हो रहा है तो मोशन जो है, मोमेंट जो है आपका कम होगा, इनहिबिट होगा, ठीक हो गया। नाउ एक बेसिक कंसेप्ट है, एक 27 ईयर ओल्ड पेशेंट आया है, उसको है रैपिड इनवॉलंटरी मूवमेंट है इन द बोथ आर्म, दोनों हाथों में है, ठीक है। और वो पेशेंट क्या है, एडॉप्टेड है एंड अनेबल टू प्रोवाइड फैमिली हिस्ट्री, मतलब पहले किसी और फैमिली ने इसको अडॉप्ट किया है तो उसको अपने फैमिली के बारे में कोई पता नहीं है, सो फैमिली हिस्ट्री अननोन है। सो विच रीजन इज मोस्ट लाइकली डैमेज। सो इसमें हमारे पास 2 डिजीजेज हो सकते हैं, या तो हंटिंगटन डिजीज़ है या हेमीबेलिस्मस है। नाउ what is Huntington disease? Huntington disease is rapid involuntary movement in both side bilaterally, लेकिन जो हेमीबेलिस्मस है that is unilateral, ठीक है। हंटिंगटन में क्या है, जो स्ट्राइएटम है, कॉर्डेट है और पोटामेन है, वो डैमेज होता है आपका, और हेमीबेलिस्मस में सब थैलेमिक न्यूक्लियस डैमेज होता है। सो यहाँ पे सिनेरियो में क्या है कि बोथ आर्म में रैपिड और इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हैं, सो इट इज़ मोस्ट लाइकली हंटिंगटन डिजीज। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज देयर इज अ डैमेज टू सब्सटेंशिया नाइग्रा, व्हाट विल बी द सिम्टम्स। हमने यहाँ पे पढ़ा कि सब्सटेंशिया नाइग्रा डोपामिन को रिलीज कर रहा है, वो डायरेक्ट पाथवे को एक्टिवेट करे तो मोमेंट ज़्यादा हो रहा है, और इनडायरेक्ट को अगर एक्टिवेट करता है तो मोमेंट कम हो रहा है। सो इसमें क्या हो रहा है कि देयर विल बी डिक्रीज स्टिमुलेशन ऑफ द बेसल गैंग्लिया, सो मोमेंट जो है, मोटर एक्टिविटी डिक्रीज होंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज डोपामिनर्जिक पाथवे। अब बॉडी में, ब्रेन में 4 डोपामिनर्जिक पाथवे हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट इज नाइग्रोस्ट्राइएटल, हमने ऑलरेडी पढ़ा, सब्सटेंशिया नाइग्रा से स्ट्रेटम तक। मीजोलैम्बिक, मीजो मीन्स मिड ब्रेन, लैम्बिक मीन्स लैम्बिक सिस्टम, मीजो कॉर्टिकल मिड ब्रेन से लेके कॉर्टेक्स तक, एंड ट्यूबरो इन्फंडिबुलर, मतलब जो ट्यूबरल रीजन हाइपोथैलेमस में हमने पढ़ा, ये रिलेटेड टू पिट्यूटरी है। ओके, अब नाइग्रोस्ट्राइएटल पढ़ते हैं। नाइग्रोस्ट्राइएटल में सब जो सब्सटेंशिया नाइग्रा है वो क्या करता है, स्ट्राइएटम रिलीज करता है डोपामिन, और डोपामिन में अगर D1 रिसेप्टर को करे तो डायरेक्ट पाथवे और मोमेंट जो है वो इंक्रीज होगा। अगर इनडायरेक्ट पाथवे एक्टिवेट हुआ D2 रिसेप्टर से, मोमेंट विल बी डिक्रीज। नाउ अगर नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे डिस्ट्रक्शन हो गई है तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे, पार्किंसंस के सिम्टम, डिस्टोनिया, एकेथेसिया और टार्डिव डिस्काइनेसिया के सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। इसके बाद है मीजोलिम्बिक पाथवे एंड मीजोकॉर्टिकल, ये दोनों थोड़े से रिलेटेड है, ठीक है। सो इसमें हमारे पास इन्वॉल्व है वेंट्रल टिगमेंटल एरिया, ठीक है। अब वेंट्रल टिगमेंटल एरिया जो है ये हमारे पास प्रेजेंट है मिड ब्रेन में, ये रिलीज करता है डोपामिन को, ठीक है। अब ये डोपामिन अगर न्यूक्लियस एकम्बेंस को एक्टिवेट करता है, ठीक है, या प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है। अगर न्यूक्लियस एकम्बेंस को करता है सो दिस इज
मीजोलिम्बिक पाथवे। अगर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है, दिट इज कॉर्टेक्स में रीजन है ना, तो मीजो कॉर्टिकल कॉर्टेक। ओके, सो मीजो न्यूक्लियस एकम्बेंस क्या है, रिवॉर्ड सेंटर है। सो इसमें ड्रग एडिक्शन, सेक्स, फूड, उसके सेंसेशंस होते हैं, उसके ये सेंसेशन उसमें होते हैं। सो अगर इसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो गई है, मीजोलिम्बिक सिस्टम की एक्टिविटी इंक्रीज हो गई है, जो स्किज़ोफ्रेनिया के पॉजिटिव सिम्टम्स है वो आएंगे इसमें, ठीक है। और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या है, इसमें हमारे पास है मोटर प्लानिंग होती है, पर्सनैलिटी एक्सप्रेशन और डिसीजन मेकिंग। अगर इसकी एक्टिविटी कम हो गई है, सो नेगेटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया आएंगे। सो स्किज़ोफ्रेनिया के दो सिम्टम्स होते हैं, पॉजिटिव सिम्टम, नेगेटिव सिम्टम। लेम्बिक की वजह से, मीजोलिम्बिक की वजह से पॉजिटिव सिम्टम्स आते हैं, और मीजोकॉर्टिकल की वजह से नेगेटिव सिम्टम्स आते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। द नेक्स्ट वन इज ट्यूबरो इन्फंडिबुलर पाथवे। ये क्या है, हाइपोथैलेमस रिलीज करते हैं डिफरेंट रिलीजिंग हार्मोन, वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं, और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं और हार्मोन को, मोस्ट प्रोबेबली प्रोलेक्टिन, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, डोपामीन रिलीज करता है, ठीक है। और डोपामीन क्या है, डोपामीन एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, ठीक है, और एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलेक्टिन के प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है। सो दिस इज डोपामिनर्जिक पाथवे। अब अगर इस पाथवे का एक्टिविटी कम हो गया, मतलब यहाँ से डोपामीन जो है वो कम रिलीज हो रहा है, सो डोपामीन कम रिलीज हो रहा है, देयर विल बी लेस इनहिबिशन ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को इनहिबिट करता है नॉर्मली डोपामीन, सो जो प्रोलेक्टिन का रिलीज है वो हाई होगा, दैट विल लीड्स टू हाइपर प्रोलेक्टिनेमिया। ओके, ना सेरिब्रल कॉर्टेक्स के रीजन्स ये इंपॉर्टेंट है, मोस्टली हमने इसमें पढ़े हुए हैं कि कौन कौन से रीजन्स हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि जो मोटर कॉर्टेक्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन से एरियाज़ हैं। और अच्छा, हमने पढ़ा था कि एक सेंट्रल सर्कस होता है, इसके इंटीरियरली जो है हमारा मोटर कॉर्टेक्स है, कॉल्ड इज प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स, और पोस्टीरियरली प्रेजेंट है कॉल्ड इज पोस्ट सेंट्रल कॉर्टेक्स या गायरस, ठीक है, प्री सेंट्रल गायरस और पोस्ट सेंट्रल गायरस। अब जो प्री सेंट्रल गायरस है वो मोटर है, और प्री सेंट्रल गायरस क्या है, सेंसरी है। नाउ इंटीरियरली जो मोटर कॉर्टेक्स है उसको हमने डिवाइड किया है क्या, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, ठीक है, प्री मोटर कॉर्टेक्स, ठीक है, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, प्री मोटर कॉर्टेक्स एंड सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स। अब प्री मोटर कॉर्टेक्स के हैं उसमें फिर दो हैं क्या, फ्रंटल आई फील्ड और ब्रोकाज एरिया, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स। सोमेटोसेंसरी में फिर दो है, ठीक है, प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एंड एसोसिएशन कॉर्टेक्स, प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स। ओके, फिर प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। विजुअल कॉर्टेक्स कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑक्सीपिटल रीजन में। इसको हमने डिवाइड किया है दो पार्ट में, अपर क्यूनियस जाइरस एंड बॉटम लिंगुअल जाइरस। इसके बीच में एक फिशर प्रेजेंट होता है कॉल्ड एज कैल्करीन फिशर। दिस फिशर इज कॉल्ड एज कैल्करीन फिशर। अब जो अपर क्यूनियस गायरस है, ठीक है, वो रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोअर विजुअल फील्ड, ठीक है, लोअर विजुअल फील्ड से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, ठीक है। और जो बॉटम में है लोअर लिंगुअल गायरस है, ये करता है फ्रॉम द अपर विजुअल फील्ड से इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि प्री मोटर है, ठीक है, प्री मोटर कॉर्टेक्स है, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है, फ्रंटल आई फील्ड है, प्रोकाज एरिया है, ठीक है, सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन है और प्राइमरी सोमेटोसेंसरी है, ठीक है, और प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स है। फिर इसको दो में डिवाइड किया है, सुपीरियर क्यूनियस एंड बॉटम लिंगुअल जाइरस, ठीक है। सो इस तरह ये टेम्पोरल लोब में हमारे पास ऑडिटरी कॉर्टेक्स है, सो इस तरह रीजन है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज सेरिब्रल परफ्यूजन, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज मीन बाय सेरिब्रल परफ्यूजन, मीन्स नॉर्मल परफ्यूजन का मतलब यह है ब्लड फ्लो। अब सेरिब्रल परफ्यूजन जो है रिलाई करता है नंबर फर्स्ट ऑन द ऑटो रेगुलेशन, नंबर सेकंड इज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड वन इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, एंड द फोर्थ वन इज सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर। नाउ व्हाट इज सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मीन आर्टीरियल प्रेशर एंड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। अगर जो सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर है वो जीरो है, तो उस पेशेंट में क्या होगा, परफ्यूजन नो, देयर विल बी नो परफ्यूजन, देन इट विल लीड्स टू ब्रेन डेथ, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, ब्रेन डेथ। ब्रेन डेथ मीन्स कोमा, एब्सेंट ब्रेन रिफ्लेक्सेस एंड एपनिया। कोमा, रिफ्लेक्सेस नहीं होंगे एंड एपनिया होगा, इसको दैट इज कॉल्ड एज ब्रेन डेड। ओके, नाउ इसको हम पढ़ते हैं कि
जो सेंट्रल परफ्यूजन प्रेशर है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड आल्सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन एक लिमिट तक। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 90 से कम हो तब ये डायरेक्टली रिलेटेड है, लेकिन अगर 90 से ज़्यादा हो गया देन कोई इफेक्ट नहीं है इस पर, ठीक है। और अगर 50 से कम है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फिर भी ये डायरेक्टली है, लेकिन अगर 50 से ज़्यादा हो गया फिर इसका कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब सेंट्रल परफ्यूजन प्रेशर आपका कांस्टेंट रहता है, जो परफ्यूजन है वो कांस्टेंट रहता है। अब ये हम ग्राफ से आपको समझाते हैं। ओके, ये ग्राफ है, हमने ड्रा किया हुआ है वाई एक्सिस पे ब्लड फ्लो को, सेरिब्रल ब्लड फ्लो परफ्यूजन, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे हमने पार्शियल प्रेशर को ड्रा किया हुआ है। अच्छा, पहले हम देखते हैं फॉर ऑक्सीजन। अच्छा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे अगर हम देखते हैं 50 पार्शियल प्रेशर, हमने पढ़ा कि अगर पार्शियल प्रेशर 50 से बढ़ता है ऑक्सीजन का सो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द सेरिब्रल ब्लड फ्लो। ओके, सो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5 है, ठीक है, तो उसमें परफ्यूजन बहुत हाई है, लेकिन अगर हम बढ़ाते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को तो परफ्यूजन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन 50 तक जो है डिक्रीज होता है, उसके बाद जो है अगर हम बढ़ाते हैं तो ये कांस्टेंट रहता है, परफ्यूजन 50 पे ही कांस्टेंट रहता है अगर हम पार्शियल प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम इंक्रीज करते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इंक्रीज करते हैं 90 तक लेके आ जाते हैं, ठीक है, इससे आगे अगर हम पार्शियल प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो फिर परफ्यूजन कांस्टेंट रह जाता है, ठीक है। सो दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द रेड वन इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल। अब एक कुशिंग रिफ्लेक्स होता है, अगर इंट्राक्रैनियल प्रेशर आपका हाई होता है तो उसमें एक ट्राइएड आता है, दैट इज हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन। अगर इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज करता है तो आपका हार्ट रेट जो है और रिस्पायरेटरी रेट जो है वो क्या होता है, डिप्रेस कर जाता है, डिक्रीज रिस्पायरेटरी रेट, डिक्रीज हार्ट रेट, और ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। सो हाइपरटेंशन, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन एंड ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, दिस ट्राइड इज कॉल्ड एज क्वेश्चन रिफ्लेक्स। हार्ट रेट, रिस्पायरेटरी रेट डिक्रीजेस, ब्लड प्रेशर increases. Now एक concept है called as therapeutic ventilation. What is therapeutic hyperventilation? ठीक है, थेराप्यूटिक हाइपर वेंटिलेशन हम ट्रीटमेंट देते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट सेरिब्रल एडिमा। वो कैसे, अगर हम हाइपर वेंटिलेशन करते हैं, ठीक है, तो हाइपर वेंटिलेशन का मतलब यह है कि आपने क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है ज़्यादा, ठीक है। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में सो देयर विल बी डिक्रीज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज होता है इट विल लीड्स टू वेजोकंस्ट्रिक्शन। यहाँ पे अगर मैं डायग्राम में दिखाऊँ, अगर हाइपर वेंटिलेट कर रहे हैं तो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा इनटू द एयर, एक्सहेल होगा, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिड्यूस, इट विल कॉज वेजोकंस्ट्रिक्शन। सो अगर वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है तो उससे क्या होगा, सेरिब्रल ब्लड फ्लो कम होगा। अगर सेरिब्रल ब्लड फ्लो कम होता है सो अगर कोई सेरिब्रल एडिमा है जो कि अनरिस्पॉन्सिव है टू द ड्रग्स तो वो ट्रीट हो सकता है ऐसे। क्यों, क्योंकि अगर ब्लड फ्लो कम हो गया तो एडिमा फॉर्मेशन भी कम होगा, देयर विल बी डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एडिमा, ठीक है। दैट इज हम इसमें ट्रीट करते हैं सेरिब्रल एडिमा को जो कि अनरिस्पॉन्सिव है टू द डिफरेंट ड्रग्स, ठीक है। थैंक यू।